नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं अजीत सर और उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हिंदी पर एक वन शॉट क्लास लेकर आइए। तो बस आपकी ही बात पर आज हम सारी कहानियों को एक ही बार में ख़त्म करेंगे और हाँ, बिल्कुल एक दोस्त की तरह एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये हमारी हिंदी वन शॉट सीरीज का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हम लोगों ने सारी कविताएं अच्छे से समझ ली थीं। आज इस पार्ट 2 में हम सभी कहानियों को कवर करने वाले हैं और इसके ठीक बाद पार्ट 3 में हम अंधा युग को देखेंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में, फिर हम चलेंगे पहाड़ों की दुनिया में चीड़ों पर चांदनी के साथ, और आखिर में देखेंगे एक बहुत ही दमदार कहानी राजा निर्बंसिया, और लास्ट में इन तीनों का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली रचना से, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर। पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसे लिखा है एक और महान संगीतकार कुमार गंधर्व ने। मतलब एक संगीत का जौहरी दूसरे जौहरी की परख कर रहा है। देखिए, किसी भी कहानी को समझने से पहले ना उसके लेखक को जानना बहुत जरूरी होता है। कुमार गंधर्व जी, जिनका असली नाम था शिवपुत्र सिद्धराम कोमकली, वो सिर्फ कोई लेखक नहीं थे, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने मालवा के लोकगीतों को क्लासिकल रागों के साथ मिलाकर एक नया ही अंदाज बना दिया था। इससे पता चलता है कि संगीत की उनकी समझ कितनी गहरी थी। लेखक एक किस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार वो बीमार थे और रेडियो सुन रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, इतनी अलग कि वो सीधे उनके दिल में उतर गई। गाना जब खत्म हुआ और नाम बताया गया लता मंगेशकर, तो वो हैरान रह गए। तो कुमार गंधर्व सोचते हैं कि लता जी इतनी पॉपुलर क्यों हैं। वो कहते हैं कि इसका राज है गानपन। अब ये गानपन क्या चीज़ है? ये वो जादू है, वो नशा है जो किसी भी गाने को सुनकर आता है, जो सीधे आपकी आत्मा को छू जाता है। ये सिर्फ सुर ताल का खेल नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। अब यहां पर लेखक ने दो तरह के संगीत यानी क्लासिकल और फिल्मी संगीत में क्या फर्क है, ये बहुत अच्छे से बताया है। देखिए, शास्त्रीय संगीत में गंभीरता और मुश्किल ताल होते हैं, वहीं फिल्मी संगीत में तेजी और चपलता होती है और ताल भी आसान होता है। लेखक का मानना है कि दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों ही महान हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लता मंगेशकर में सिर्फ अच्छे गाने नहीं गाए, उन्होंने पूरे देश के संगीत सुनने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने फिल्मी संगीत को घर घर पहुंचाया, आम आदमी के कान में संगीत का सही सुर डाला। वो सच में अपने फील्ड की अनभिषिक्त सम्राज्ञी यानी बिना ताज की रानी थीं। ठीक है, तो संगीत की इस खूबसूरत दुनिया से बाहर निकलकर अब चलते हैं पहाड़ों की शांत और जादुई दुनिया में निर्मल वर्मा जी के साथ। निर्मल वर्मा जी का तो जन्म ही शिमला में हुआ था। तो सोचिए, जिस इंसान का बचपन पहाड़ों के बीच बीता हो, उसकी कहानियों में प्रकृति कितनी खूबसूरती से आएगी। वे नई कहानी आंदोलन के एक बहुत बड़े नाम थे और घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे, जो उनके लेखन में साफ झलकता है। ये पूरा का पूरा निबंध ना लेखक के बचपन में उठे इसी एक छोटे से सवाल से शुरू होता है। इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस रहस्य और रोमांच को दिखाता है जो पहाड़ों को देखकर हमारे मन में जागता है। लेखक पहली बर्फबारी के बाद की सुबह का वर्णन करते हैं और क्या कमाल का करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हर जानी पहचानी चीज पर एक सफेद पर्दा डाल दिया हो। सब कुछ छिप गया है और दुनिया अचानक एक नई, शांत और एकदम जादुई जगह बन गई है। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी कहानी पर, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कमलेश्वर जी की लिखी हुई एक बहुत ही दमदार और दुख भरी कहानी राजा निर्बंसिया। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। कमलेश्वर जी भी नई कहानी आंदोलन के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। उनकी खासियत ये थी कि वो समाज की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के अपनी कहानियों में दिखाते थे। राजा निर्बंसिया उनकी इसी तेज और यथार्थवादी कलम का एक बेहतरीन नमूना है। इस कहानी की सबसे कमाल की बात है इसका स्ट्रक्चर। इसमें लेखक ने दो कहानियां एक साथ बुनी हैं। एक तरफ है पुरानी लोक कथा, एक राजा और रानी की, और दूसरी तरफ है आज के जमाने की कहानी, एक आम आदमी जगपति और उसकी पत्नी चंदा की, जो गरीबी और मजबूरी में फंसे हैं। यही तुलना इस कहानी को बहुत शक्तिशाली बनाती है। तो चलिए
एक एक करके समझते हैं कि जगपति और चंदा की जिंदगी में ये भूचाल आया कैसे। कहानी एक एक्सीडेंट से शुरू होती है जिससे जगपति पर कर्ज चढ़ जाता है। फिर कंपाउंडर बचन सिंह मदद के नाम पर कर्ज का जाल बुनता है। चंदा अपने पति का मान रखने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलती है और बस वहीं से शक की दीवार खड़ी हो जाती है। कर्ज, शक और समाज के ताने, इन सब के बोझ तले दबकर बेचारा जगपति अपनी जान दे देता है। ये आखिरी लाइन, ये इस कहानी की आत्मा है, इसका दिल है। ये साफ साफ बताती है कि आज की दुनिया में पुरानी कहानियों वाला जादू नहीं चलता। यहाँ कोई भगवान मदद करने नहीं आता। यहाँ एक आम आदमी राजा नहीं होता, वो तो बस एक कर्जदार होता है। तो हमने ये जो 3 अलग अलग दुनिया की सैर की, चलिए अब फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इन तीनों कहानियों का मेन मैसेज क्या है। ये स्लाइड आपके लिए एक सुपर हेल्पफुल टूल है। पहली कहानी हमें संगीत की आत्मा, गानपन के बारे में बताती है। दूसरी कहानी प्रकृति के जादू और रहस्य के बारे में। और तीसरी आज के जीवन की कड़वी सच्चाई के बारे में, जहां गरीबी और शक सब कुछ तबाह कर देते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। हमने कविताएं समझ लीं, कहानियां भी हो गईं, लेकिन हमारी ये रिवीजन सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। हमारी सीरीज का जो आखिरी और तीसरा पार्ट होगा, उसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक अंधा युग को समझेंगे, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बस इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और यकीन मानिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए आपके दोस्त अजीत सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।